So hello guys, how are you? Welcome back. I hope everything is fine there during quarantine time. ठीक है, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और थोड़ा थोड़ा योगा भी कीजिए. मैंने भी स्टार्ट किया है. ठीक है, सिंपल पोजेस योगा के. योगा इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए very important. चलो स्टार्ट करते हैं जी. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोवेलेंट लॉ, और कहीं ना कहीं वही उसकी क्या बन गई थी, लिमिटेशन. आज इसी के ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे. ठीक है, तो कंसेप्ट को बिल्ड करना हमने आज थोड़ी वीडियो लंबी करेंगे. अब पहला क्या कहता है, कहता जी दो सिमिलर चार्जेस हैं. दो क्या हैं? सिमिलर चार्जेस. इन पे चार्ज कितना भी नहीं पता. कहता है ये दो सिमिलर चार्जेस मींस या तो दोनों पॉजिटिव हो गए या तो दोनों नेगेटिव. तो कहता है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी है. क्वेश्चन को देख लें. वो है 3.7 into 10⁻⁻⁹ न्यूटन. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस इतना, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अगर मेजरिंग यूनिट्स नहीं आते छोटे छोटे तो देखिए प्लीज. 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3, 1 माइक्रो -6, 1 नैनो 10⁻⁻9, 1 पिको 10⁻⁻12, 1 फेम्टो बोलो या फर्मी बोलो. फर्मी इज अ वर्ड जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं. तो 10⁻⁻15. अच्छा क्या कहते हैं, 1 मेगा दैट इज +6, और 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻⁻10 मीटर. क्या था, दो सिमिलर चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी है, और जब उन दोनों को हम इतने डिस्टेंस पे रखेंगे तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन. कहता जब भी उसको इतने डिस्टेंस पे रख देंगे तो बताओ इन आयन्स में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो गए, निकल गए. तो इसका मतलब जितने निकले बाद में तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे ना, क्या नहीं. जो यूज करेगा पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा. तो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम. चलो कुछ भी नहीं है. फोर्स क्या होती है 1/4πε0. चार्ज Q1 Q2 मान लेते हैं. Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड Q है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा जी. तो ये कितना आएगा 5×10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर. अब फोर्स कितनी दी है, दैट इज 3.7 × 10⁻⁹. ये कितना होता है जी 9 × 10⁻⁹, और ये कितना होता है Q स्क्वायर, और ये कितना होगा 5×10⁻⁻10 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब Q स्क्वायर निकालो. Q स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7 × 10⁻⁻9. अब इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25. वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻20. ठीक है ना, पता है ना पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और 9 × 10⁻3. अब क्या करो, वैल्यूज को अलग सॉल्व कर लिया करो और मल्टीप्लाई को अलग. बेशक से पावर एडिट -29, और ये -29 और ऊपर भी जा रहा है. अब ना इसको मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करने वाला. ठीक है, प्लीज़ यहीं पे देख लो क्या करना. ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं वैल्यू है मुझे याद है 3.2 × 10⁻⁻19. ठीक है, सिंपल सी क्या कहते हैं कैलकुलेशन, उसको बार बार टाइम पे होगा. तो इतना चार्ज आ गया. अब इतना चार्ज इन पे आया ना, इलेक्ट्रॉन्स कितने मिस हुए तो क्वांटाइजेशन. तो n क्या आ जाएगा Q/E. Q कितना था 3.2 × 10⁻⁻19. E क्या होता है 1.6 × 10⁻19. मल्टीप्लाई कैंसिल, दिस कैंसिल. इसका मतलब हर एक आयनिक चार्ज के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस थे. ठीक है, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, और इससे इसलिए स्टार्ट किया तो कॉन्फिडेंस आता है. ये बता दिए, वेरी गुड. अब देखो नेक्स्ट. चलो कि फटाफट बताओ. मैं अभी खड़ा हूँ, मेरा वेट जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, बिल्कुल करेक्ट, डाउनवर्ड. ठीक है, अब मैंने जंप की
जंप किया, अप वेट अफकोर्स डाउनवर्ड, तभी तो नीचे आया। अच्छा मैं लेट गया तो वेट डाउनवर्ड। हाँ अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो वेट डाउनवर्ड। अब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा हूँ तो डाउनवर्ड। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो डाउनवर्ड। मतलब वट एवर विद द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी वेट ऑलवेज एट डाउनवर्ड्स। वेट हमेशा रहता ही किधर है, नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन कहाँ तक, विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है ना। तो वेट की डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि वेट कैसे निकालते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, इसलिए ये भी नीचे की तरफ, ठीक है। अब मेरे क्या कहते हैं, बॉडी का वर्टिकल पोजीशन आपको दिख रही है, अरे तो नहीं ना रहा खड़ा होगा। अब मेरे बॉडी को वेट, मेरे बॉडी के वेट को ना बैलेंस करने के लिए एक ना रिजॉल्विंग फोर्स है जो कहाँ एक्ट कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। उसने मेरे बॉडी के वेट को बैलेंस करके रखा, इसीलिए मैं चल पा रहा हूँ। जब डिसबैलेंस हो जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि ये बुक है, ठीक है, ये अभी किधर है, टेबल पे है, ठीक है। टेबल पे क्यों है, नीचे क्यों नहीं जा रही, वेट की वजह से, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ है और एक रिजॉल्विंग फोर्स लग रही होगी जो किस डायरेक्शन पे होगी, ऊपर की तरफ। वो एफ इसके वेट mg को क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी, जिसकी वजह से ये बुक जो है स्टेबल है, किस पे, टेबल पे, ठीक है ना। मींस देयर इज ऑलवेज अ फोर्स, अपवर्ड फोर्स, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी। और फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करती है, सकती है, करती कि इसका मतलब जो वेट है वो एक्शन आ गया इसका, जो इस पर फोर्स लगा रही है टेबल पे बुक नीचे की तरफ, वो क्या आ गया, एक्शन। और वो जो रिजॉल्विंग फोर्स है वो किसकी वजह से है, जो टेबल बुक पे लगा रहा है, रिएक्शन, ठीक है ना। तो कहता है मेरे पास एक पिथ बॉल है। अब पिथ बॉल को ना मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, आप ऐसे समझना कि पिथ बॉल एक लाइट वेटेड बॉल होती है, बहुत लाइट, ग्राम्स में प्रेजेंट होती है जी। मैंने खुद देखी है, शायद 4 के 5 ग्राम की देखी थी, कहाँ देखी थी वो छोड़ो, ठीक है। तो उसको ना लेबोरेटरीज वगैरह में या फिर ना स्कूल्स में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल व्यू दिखाने के लिए बच्चों को कि कैसे बॉडी जो है फ्रिक्शन के बाद जो है चार्ज को कैरी करती है। तो उसकी ना सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो स्कूल्स में दिखाई जाती है ना, हम तो दिखा नहीं पाते जी, ठीक है, क्या करें जी, गलती है, दिखाना तो चाहिए। एक ग्लास लेते हैं तो उसके ऊपर ना पिथ बॉल को क्या करते हैं, रब करते हैं, ड्यूरिंग फ्रिक्शन उसके ऊपर ना चार्ज आ जाता है, और वो पिथ बॉल ना बड़ी जल्दी एक्वायर कर लेती है, चार्ज को बड़ी इजीली कर लेती है। तो एक्सपेरिमेंटल व्यू में ना इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो बाकी ऐसे ही याद रखना, लाइट वेटेड है और बड़ी जल्दी चार्ज को एक्वायर करती है। कहता है एक पिथ बॉल है, कहता है उसका जो मास है वो 8 ग्राम है, मैंने कहा था ना बहुत कम है, तो ग्राम में कितना का टेम्परेचर होगा, -3 kg। कहता है इसके ऊपर चार्ज है, हाँ जी कितना चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है 5 × 10⁻⁻⁸। चलो जी इतना है, ठीक है। कहता इसी के, मैं सेंटर से ले रहा हूँ, इसी के 5 सेंटीमीटर नीचे मैं एक और पिथ बॉल लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। कहता जो मैं पिथ बॉल लेके आऊंगा 5 सेंटीमीटर नीचे, उसका चार्ज कितना होना चाहिए जिसकी वजह से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज ना हो, मतलब जहां था वहीं पे रहे, इसके आने की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो मुझे इसका चार्ज निकालना, मैं इसको Q2 ले लूँ, Q1 ले लेता हूँ, इसका मुझे Q2 निकालना। सिंपल सी बात है, ये बॉडी का मास दिया है तो इसका कहीं ना कहीं वेट किधर होगा जी, नीचे। एक रिजॉल्विंग फोर्स है जो कहाँ लग रही होगी, ऊपर लग रही होगी कि नहीं, फोर्स ऑलवेज एक्सिस्टिंग पेयर्स मैग्नेटाइज। तो F क्या आएगी, F क्या आएगा, अब ये F किसको बैलेंस करेगा, वेट को, और वेट क्या होता है, mg, मैंने एम्बर लिया तो फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है तो 10⁻²। ये कितना है, m1 कितना है 8 × 10⁻³ और g कितना होता है 9.8। आप पेन ले लो, 30 मीटर, कुछ नहीं होता। अगर वो मैंडेटरी लिखेगा कि टेक g = 9.8 फिर ले लेना, ठीक है। अब ये कितना होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻8 और Q2 मुझे निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा -4, 8 × 9.8 × 10⁻3। अब यहाँ से Q2 निकल जाएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा प्लीज, बस मैंने आपको तरीका सिखाया है कि निकालना कैसे है, बहुत सिंपल सी है। आप भी बोलोगे पता नहीं सर क्या बस मैंने सिखा रहे हैं। तो Q2 जो है वो हमारा कितना आ जाता है 4.36 × 10⁻⁻⁷। दिस इज द क्वेश्चन। करने का तरीका समझ आया कि नहीं। देयर इज ऑलवेज एन अपवर्ड फोर्स,
हमेशा हर बॉडी पे कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स लगेगी जो उसके वेट को कहीं ना कहीं बैलेंस कर पा रही है, ठीक है ना। मेरी बॉडी पे भी लग रही है अपवर्ड फोर्स, आपको दिख नहीं रही है, मुझे फील हो रही है, जो मेरे वेट को बैलेंस कर रही है, ठीक है ना। गो डाउन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन याद है? नहीं याद है? कहाँ याद है? झूठ बोल रहा है। कंडक्शन में क्या करते थे हम? कंडक्शन में देखते थे क्या कैसे एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है और उसके बाद वो खुद भी चार्ज बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि अच्छी सोसाइटी चूज करो जी, आप वैसा बन जाओगे कि नहीं। एंड में हम इसके बारे में एक बात भी करेंगे और जो मुझे लग रहा है हम सारे फेस कर रहे हैं, लेकिन टफ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी कर रहे हैं हम के लिए, क्योंकि हम भी सोसाइटी का हिस्सा तो कहीं ना कहीं। देखो, इफ़ यू आर इन अ रैट रेस, अगर सारे चूहे भाग रहे हैं और आप भी उनमें भागने लग जाओ और बाद में बोलो जी नहीं हम इंसान हैं, तो अगर आप इंसान हो तो चूहे की रेस में क्या कर देते हैं? इफ़ यू आर इन अ रैट रेस देन यू बिकम अ रैट, तब आप रैट बन जाते हैं। तो हमें चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या चूज़ करना पड़ेगा? एंड में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या करते हैं? क्या था हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, कितने स्फीयर हैं? दो स्फीयर हैं, ए बी, और दोनों पे कितना चार्ज है? 6.5 into 10⁻⁻⁷। यस, ठीक है, दोनों पे इतना चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, ठीक है। क्या था, अगर मैं एक अनचार्ज बॉडी ले आऊं, उस अनचार्ज बॉडी को पहले इसके कांटेक्ट में लेके आऊं, फिर यहां से हटा के फिर इसके कांटेक्ट में ले आऊं, ठीक है, और बाद में इसमें और उसमें जो चार्ज बचेगा ए और बी में, उनको मैं अगर 50 सेंटीमीटर दूर रखूं, ठीक है, तो निकालो उन दोनों में फोर्स कितनी रहेगी। बात समझ आएगी नहीं? पहला स्टेप क्या कह रहा है? तीसरा बॉडी जिसके चार्ज है, क्या था, मेरे पास एक बॉडी है ए, चार्ज कितना है मान लेते हैं क्यू, एक बॉडी है बी, चार्ज कितना है 0। क्या था, मैंने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आया। कांटेक्ट में क्या होगा? कंडक्शन में क्या होता है? हाफ चार्ज मूव करता है। हाफ का मतलब क्या होगा? तब तक करता रहेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फिर हाफ कैसे? q + 0। नेट सिस्टम का चार्ज कितना है? q + 0 q, तो q का हाफ कितना होता है? q/2 q/2। तो पहले c के पास 0 चार्ज था, अब कितना होता है? q/2। सेकंड स्टेप में क्या था, अब मैं इसको b के पास ले आया, b के पास अब भी चार्ज कितना है? q। क्या था, अब c को मैं इससे रिमूव करके b के पास ले आया, पर अब c के पास चार्ज कितना होगा? q/2। क्या था, लाओ इसको कांटेक्ट में, क्या था जी, ले आए। क्या था जी, क्या होगा? मैंने कहा जी कंडक्शन होगा, कितना होगा? पोटेंशियल बराबर, तो चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा? q + q/2। पहले देखो नेट चार्ज कितना है, दैट इज 3q/2। फिर देखो उसका हाफ कितना आएगा, दैट इज 3q/2। हाफ ऐसे करेंगे ना, इनटू 1/2। डबल होता है तो न्यूमरेटर में 2 चले जाता है, हाफ होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब अब b के पास 3q/4 होगा चार्ज, और c के पास भी कितना होगा? 3q/4, ठीक है। अब देखो a कितना हो गया? q/2। अब b कितना हो गया? क्या था, अब अगर मैं इस a जिसका चार्ज कितना हो गया? q/2, और b जिसका चार्ज कितना हो गया? 3q/4। क्या था, अगर इन दोनों को 50 सेंटीमीटर दूर रखूंगा तो बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। स्टेप्स पता लगे? मैंने आपको इसीलिए बड़ा रास्ता बनाया था। चलो फोर्स निकालो, क्या होता है? k प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q/2, ये क्या आएगा? 3q/4, और डिस्टेंस कितना आएगा? 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। k की वैल्यू SI में 9×10⁻⁹, ये कितना आ जाएगा? 3q², 4×2 = 8 अपॉन 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है 5.7 × 10⁻³ ठीक है। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, आगे मैंने कैलकुलेशन बड़ी अच्छे से सिखानी है। वहाँ पर रूट शूट की बात आएगी और तुम बहुत गलतियाँ करते हो जी रूट शूट में, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, ठीक है। क्या तो दो चार्ज है, एक की वैल्यू +4a और दूसरी की वैल्यू +e।
और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है जी। कहता मेरे पास एक और चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड q है। कहता मैं q को इन दोनों के बीच में जो लाइन है, इन दोनों के लाइन पे कहाँ पे रखूं कि उसके रखने के बाद ये दोनों और वो मतलब पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है ना, मतलब q को मैं इस लाइन पे रखूंगा और कितने डिस्टेंस पे रखूं, ठीक है, और कहाँ पे रखूं ताकि ये तीनों किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो फिर मैथमेटिक्स लगाऊंगा जी मैं मान लूंगा कि 4e से मैंने इसको x डिस्टेंस पे रखा, तो प्लस e से कितना आ जाएगा, a माइनस x आ गया। अब कहता है जी इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो बराबर होनी चाहिए जो इन दोनों के बीच में है। तो लगा लो कितनी आएगी, k, बार बार k लिखूंगा, बार बार कौन लिखेगा, बार बार 4 कैंसिल पता तो है, k प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4e और ये q, डिस्टेंस कितना आ गया, x स्क्वायर, इधर भी आ गया k e q, डिस्टेंस क्या आ गया, a माइनस x का, तो उसमें q उड़ गया, k भी उड़ गया, e और e भी उड़ गया, हो गया, कहाँ गया मुझे लगा, ये 4 अपॉन x स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। आगे जी करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा a माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये इसका होल स्क्वायर है, मुझे पता है 4 को भी मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ना, इतना तो बैठ आता जी। अब स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा, स्क्वायर उधर गया तो कितने रूट बनाएगा, 2 बनाएगा, गया ना। इसका मतलब x की 2 वैल्यू, एक आ जाएगी प्लस ट्वाइस a माइनस x और एक आ जाएगी माइनस ट्वाइस a माइनस x। करो ट्वाइस a माइनस ट्वाइस x, तो ये कितना आएगा 3x इक्वल टू ट्वाइस a, x कितना आ जाएगा ट्वाइस a बाई 3, 2a बाई 3 आ गया, ये ट्वाइस a, तो x कितना आ गया माइनस ट्वाइस a प्लस ट्वाइस x, तो ट्वाइस x माइनस x ट्वाइस a, x कितना आ गया, दोनों पॉजिटिव आए जी डिस्टेंस। अब कैसे पता लगेगा कि कौन से डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो मैं ट्रिक करूंगा जी, वो ट्रिक किया है इसके साथ, a माइनस x पहले मैं इसको डालूंगा, a माइनस ट्वाइस a बाई 3 ट्वाइस a माइनस ट्वाइस a बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा a बाई 3, पॉजिटिव आ गया तो डिस्टेंस तो वैसे पॉजिटिव होगा। अब मैं इसको डाल के देखूंगा a माइनस x a माइनस ट्वाइस a, ओहो नेगेटिव आ गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा है जी रोटेशनल में, मैंने खुद पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसे याद रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता जी, तो मैंने क्यों लेना उसको, इसका मतलब q, ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब मैं q का डिस्टेंस प्लस 4e से, सपोजिशन उसी से है ना, प्लस 4e से कितना डिस्टेंस पे रखूंगा, a बाय और ट्वाइस a बाय 3 के डिस्टेंस पे, बहुत इजी, ठीक है ना। अब लास्ट न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका और आगे जो मैंने टॉपिक करने हैं उन सबके ना न्यूमेरिकल्स मोस्टली बराबर है जी, बार बार क्यों करने से। कहता मेरे पास ना एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज हुआ है, मान लो मेरे पास 16 पेंसिल है, कितने 16, सॉरी है तो एक ही है, सपोज कर 16 है, मैंने इसको 4 दे दी, अब इसके पास कितनी होगी 4 और मेरे पास कितनी होगी 12, 12 कैसे निकला, क्योंकि मैंने 4 दी, माइनस किया कि नहीं, वैसे ही हमारा क्वेश्चन है। कहता एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q, मैंने उसको 2 बॉडीज में क्या करना है जी, डिवाइड। बताओ अब इन दोनों बॉडी पे चार्ज कितना होगा, कि इन दोनों के बीच की फोर्स क्या हो, मैक्सिमम, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस शुड बी मैक्सिमम। यस और नो, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, तो ठीक है मैं क्या करूंगा, ठीक है बॉडी दे दी है इसके चार्ज कितना है Q, मैं बोलूंगा कि इसने कितना इसको बॉडी दी है, चार्ज दिया Q, दिया कितना Q, तो खुद कितना हो जाएगा Q माइनस Q, बताया ना मैं पीछे, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस कितना है, तो फोर्स कितनी आ जाएगी 1/4πε0 Q माइनस Q, यार क्यों लिखता हूँ मैं बार बार नीचे, K क्यों नहीं लिखता है, तो Q अपॉन क्या होगी R स्क्वायर, आगे क्या नहीं आगे थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, बच्चे कहते हैं सर थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं 1-2 दिन तक 10th भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अपने कजन्स को भी बताओ,
क्योंकि वैसे भी फ्री बैठा हूँ, मेरा थोड़ा सा मैथ भी रिवाइज हो जाएगा और मदद भी मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी वैसे भी टाइम है, इट्स अ टाइम टू कंट्रीब्यूट टू योर स्टेट और टू योर नेशन और टू मैनकाइंड। अब मुझे कुछ नहीं आता जी, मेरे दोस्त भी नहीं ज़्यादा, मुझे बस पढ़ाना आता है, तो मुझे लगा चलो यार कर लेना चाहिए, तो चलो ठीक है। अब इसने क्या बोला, फॉर मैक्सिमम फोर्स। अब यहाँ ध्यान रखना, जब भी हमें मैक्सिमम निकालनी होती है फोर्स तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। इवन मैक्सिमम करने की मम्मी, अब डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, और वो डिफरेंशिएशन जीरो पे करते हैं। पहले तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू क्यों आई, इसके ऊपर क्यू माइनस क्यू चार्ज क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि इसने इतना चार्ज दिया था। मेरे पास 12 पेंसिल क्यों रहेगी, क्योंकि मैंने 4 दी थी ना, ठीक है ना। मेरे पास 12 रहने का रीजन ही वो कौन थे, वो 4 जो गए, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में करूंगा कि नहीं करूंगा, तो डिफरेंशिएशन स्मॉल क्यू, ठीक है। अब फोर्स, अब डिफरेंशिएशन भी करते हैं। अगर मुझे इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स निकालनी है तो कहीं ना कहीं इनका डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्यों। अब हर बात पे या हर पॉइंट पे जब भी मैं निकालना लगूंगा वो डिस्टेंस चेंज करता रहेगा, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी जी। एक पॉइंट पे इतनी है, एक पॉइंट पे इतनी, एक पॉइंट पे इतनी, एक पॉइंट पे इतनी, मैं पागल हो जाऊंगा, सिर चक्कर आ जाएगा, फिर खारिश करूंगा कि यार मैं कैसे बताऊं कौन सा मैक्सिमम है कौन सा क्या मिनिमम है, क्या नहीं। मतलब डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू 0 कौन से केस में आती है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के साथ लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं। और इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हमारा रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। ठीक है, रेडियस कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो निकालने नहीं पड़ेंगे। हमें क्लियर नहीं पता लगा, थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से सुनो। मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग बोली है जो इस क्वेश्चन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। क्या पता इसके अलावा भी बहुत सारी वर्डिंग्स हो सकती है, पर मैंने जो सिंपल मुझे लगा आपके लिए है मैंने बोला। अब देखो, अब क्यू कितना निकला, 4f कितना निकला है, k q माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन क्या है, r स्क्वायर। अब कांस्टेंट हमेशा कहाँ रहते हैं, बाहर। k क्या है, कांस्टेंट, करो बाहर। r क्या है, r स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, करो बाहर। बाकी कहाँ रहेंगे, अंदर। अंदर क्यों रहेंगे, क्योंकि उनके साथ वेरिएबल है। वेरिएबल कौन, स्मॉल क्यू। डिफरेंशिएशन वेरिएबल की होती है ना, उसके जाने की वजह से तो मेरे पास 12 पेंसिल रहेगी। अब मैं k बाई क्यू r स्क्वायर को मैं इसके डिनोमिनेटर में अगर लेके आऊँगा तो ये सारा जीरो होगा। ब्रैकेट ऑफ करो, क्यू क्यू माइनस क्यू इक्वल टू। चलो अब कैपिटल क्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ रहता है, बाहर। डिफरेंशिएशन वेरिएबल की, और वो वेरिएबल कौन है, स्मॉल क्यू विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, तो कितना आ जाएगा 1। क्यू स्क्वायर की क्या रह जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 0, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर की y स्क्वायर, तो क्यू कितना आ जाएगा y स्क्वायर। आपके देखना है, अब डिवाइड मैंने कैपिटल क्यू को किया ना, तो इसी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा ना आंसर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स तब होगी जब दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं। इट इज वेरी इजी, मेरी चाय आप भी सोचोगे यार सर पढ़ाते पढ़ाते चाय पीने लग जाते हैं। मेरी मम्मा को लगता है चलो जी मेहनत कर रहा है, पिलाई देते हैं। आई होप आप भी बहुत अच्छा वक्त बिता रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। उनको वैसे भी आपकी बहुत ज़रूरत है। जब पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं ना तो उनमें थोड़ा बचपना आता है जी, थोड़ा ध्यान रखो उनका, ठीक है। ये थे हमारे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स। पर कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ ने हमें अपनी लिमिटेशन भी तो दे दी। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ जी, क्यों मैं 2 चार्जेस के बीच में निकालूं, मुझे 3 के बीच में निकालना है, नहीं जी मुझे 4 के बीच में निकालना है, मुझे 5 के बीच में निकालना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक सुपरमैन आ गया, डीसी का कैरेक्टर, ठीक है। पर उसकी फिल्में अच्छी नहीं आ रही, मैन ऑफ स्टील ठीक थी, जस्टिस लीग दूसरे से सीधा, और डाउन ऑफ जस्टिस तो मैं कहता हूँ डीसी को देखना ही छोड़ दो, पर जो भी है। पर ये क्वेश्चन सुपरमैन हमारे लिए पढ़ाना ही पड़ेगा, तो नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर डुपर नाम ही बोल रहा है सुपर, क्योंकि मैं बताऊंगा कि 2 से ज्यादा चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालना। मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है ये,
और मुझे इन चार्जेस की वजह से देखना है कि इस पर फोर्स कितने लगेंगे। तो आप क्या करो, पहले देखो कि ये चार्ज इस पर फोर्स कितने लगा रहा है, इन दोनों पे लग जाएगा ना कूलम लॉ। फिर देखो ये कितने लगा रहा है, फिर देखो ये कितने लगा रहा है, ये कितने लगा रहा है। अब इन चारों की जो फोर्सेज है उनका वेक्टर सम कर लो डेट से। ये क्या था है, द फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो बाकी सारे इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं उन सबका एक एक करके क्या ले लो, वेक्टर सम ले लो, दैट्स इट। है कि नहीं? कितना सिंपल है कि जी, जितना सिंपल ये है उतने सिंपल ये मूवी बनाई थी कि नहीं? खेलना बड़ा अच्छा था जब बैटमैन उसको ब्लॉक कर रहा था, क्या कहते हैं, पंच को, सुपरमैन को। मुझे लगा यार, और मैंने देखा भी अच्छे थिएटर में था, इंदिरा गया था वो नीचे, साउंड ट्रैक भी कितना खराब है उनका। और चलो जो भी है। तो अब इसके डायग्राम पे ध्यान रखना, क्योंकि ये डायग्राम हमें बहुत आगे काम आने वाली है। एटलीस्ट अब मैं रोज एक वीडियो डालूंगा, मेरी कोशिश होगी, ठीक है? पर इसकी नेक्स्ट वीडियो मेरी 11th की आने वाली है। डायमेंशन स्टार्ट करूँगा जी मैं फर्स्ट, अपने कजन्स वगैरह को कहता हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल, आप लोगों के लिए बनाया मैंने, ठीक है? मैंने ले लिया ओरिजिन है, मैंने एक चार्ज ले लिया Q1 जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितनी है, 8। एक चार्ज ले लिया मैंने Q2 जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना है, 8। सवाल मैंने एक चार्ज ले लिया Qn जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना है, 8। ठीक है ना? अब मैंने एक चार्ज अज्यूम कर दिया Q0, यहीं पे मैंने फोर्स निकालनी है इन तीनों की वजह से या इन सभी की वजह से। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, r0, ठीक है? तो Q0 भी था चार्ज जहाँ पे मैंने इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स निकाली। अब Q1 Q0 पॉजिटिव है दोनों, देख लो, साइन से पता लग रहा है। तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। लगा कौन रहा है, 1 किस पे, नॉट पे। लिखने का तरीका याद है कि नहीं? वेरी नाइस। वैसे 2 इस पे लगाएगा, 2 किस पे लगा रहा है, नॉट पे। वैसे Qn वो लगा, n लगा इस पे। सो दिस इज द डायग्राम। कितने सिंपल, ठीक है? मैंने अज्यूम कर लिया कि एक मेरे पास चार्ज है Q0 और मैंने बाकी सारे चार्जेस रख दिए, Q1 Q2 Qn चार्जेस रखे। देखा मैं वो सारे इस पे फोर्स कितने लगाएंगे, मैं चेक कर दूँ कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है? ब्लर हो जाती है बीच बीच में। पहले देखूंगा कि 1 नॉट पे कितने लगा रहा है, उसका वेक्टर सम लूंगा, किसके साथ, 2 नॉट पे कितने लगा रहा है, किसके साथ लूंगा, n नॉट पे। जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे मैं सबका क्या ले लूंगा, बोलो, वेक्टर एडिशन। अब F01 कितना लगा रहा है, 1/4 so not प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q0 Q1 अपॉन, अब डिस्टेंस, सभी की पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से अलग है तो डिस्टेंस भी अलग है। अब Q1 Q0 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1 नॉट को वैसे लिख लो, 1 नॉट प्लस में। जैसे डायरेक्शन लेते हैं तो डायरेक्शन कितनी आ गई, R1 नॉट ये लिखा है, पता लग गया ना कैसे लिखते हैं? एक तो बोर्ड इतना लंबा आ गया ना, घूमते घूमते मेरी क्या हो जाती है, वॉक हो जाती है। यहाँ लगा 4 नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दैट इज Q0 Q2, कौन लगा रहा है, 2 नॉट पे, 2 नॉट पे। वैसे Rn 1/4 नॉट Q0 Qn लगा कौन रहा है, n किस पे, नॉट पे, ठीक है? याद रखिए सभी को, ठीक है? एक्सट्रीम आ रही है, वेरी गुड, याद रखिए। अब 1/4 नॉट को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन, इवन Q0 भी ले लो कॉमन। चलो अब अंदर क्या रहेगा, एक रह गया Q1 अपॉन क्या आएगा, R1 नॉट का स्क्वायर, R1 नॉट यूनिट कैप। यहाँ पे क्या रह गया, Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर, R2 नॉट यूनिट कैप, और सो ऑन। यहाँ पर रह गया Qn Rn नॉट का स्क्वायर, Rn नॉट यूनिट कैप। आगे अब देखो जो ब्रैकेट में है ना वो सारी रिपीटेड क्या कहते हैं टर्म्स है, रिपीट नहीं हो रही, दिख नहीं रहा। ये 1 था, ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, सिंक्रोनाइज मैनर में 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 नॉट n नॉट डायरेक्शन के केस में भी है। तो मैं क्या करूंगा, आगे
मैंने तो क्लास में कराया था ग्रेविटेशन में, सेम चीज़, इवन मोस्टली सारे टीचर्स कराते हैं। अब हम ना सम्मेशन प्रोसेस ले लेंगे, सम्मेशन, SUMMATION। अब सम्मेशन में क्या करेंगे, मैं इसको QI लिख दूंगा, जो चेंज हो रहा है उसी को I लिख रहा हूँ, नॉट तो लेना हो रहा है उसको ऐसे रखूंगा, और मैं लूप लगा दूंगा। कंप्यूटर वाले समझ रहे होंगे लूप का क्या मतलब है। हाँ, हमारा प्रोसेस 1 और n के बीच में चलता रहेगा, यस और नो, 1 और n के बीच में। अब देखो जब I1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट न्यूटन। अब देखो रिटर्न समेशन क्या बोलता है, प्लस, अब I इंक्रीमेंट हो जाएगा, लिखते हो ना I प्लस प्लस, आती थोड़ी बहुत मुझे आती, तो I1 की जगह क्या हो गया 2, तो क्या आएगा Q2 अपॉन R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट न्यूटन। सो चलता रहेगा जी कहाँ तक, n तक, फिर क्या आएगा Q1 R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट न्यूटन। हम ऐसे फोर्स निकाल सकते हैं बहुत सारे चार्जेस के बीच में। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इट इज सो सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, हमने कूलम्स लॉ ही लगाया और बहुत सारे चार्जेस के बीच में लगाया और बाद में क्या कर दिया, वेक्टर सोल्व कर दिया। डायग्राम समझ आई, इन दोनों के बीच की फोर्स प्लस इन दोनों के बीच की फोर्स प्लस इन दोनों के बीच की फोर्स, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? अब नेक्स्ट कुछ मैं ट्रिक्स लिखने लगा हूँ जो हमें ना कैलकुलेट करने में बहुत मदद करेंगी। पहले द रिजल्टेंट बिटवीन टू फोर्सेस, ये नी भी निकालता तो पता लग जाता आपको। ये आ गया F1 वेक्टर, ये आ गया F2 वेक्टर, और रिजल्टेंट हमेशा कहाँ मिलता है, सेंटर में। अब मैं रिजल्टेंट बोलूं या नेट बोलूं, बात एक है कि नहीं, एक है, ठीक है ना। अब दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा, हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिजल्टेंट या कोई भी फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, याद है, कुछ बच्चों ने तो बोल के दिया, कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं, कुछ को मेरे लिखते लिखते याद आ जाएगा और कुछ बोल के पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है ना। तो याद है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा, थीटा आ गया द एंगल बिटवीन फोर्सेस। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, tan अल्फा, रिजल्टेंट ही तो बताएगा डायरेक्शन, ठीक है ना। और उसके लिए कोई ना कोई तो ओरिजिन होना चाहिए ना, या तो वो ओरिजिन F1 हो जाएगा या तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो क्या आता था, b sin थीटा अपॉन क्या आता था, a प्लस b cos थीटा। b का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, F2 की, a का मतलब मैं बात कर रहा हूँ F1 की, और b का मतलब मैं बात कर रहा हूँ F2 की। तो ये आगे क्या नहीं आगे, क्लियर, ठीक है। सेकंड ट्रिक क्या था, अगर दो फोर्सेस इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बराबर। बार बार मैं वेक्टर डालता नहीं हूँ वैसे पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, तो पता नहीं इंटरनेट में बोले पढ़ाई क्या पढ़ाता है सरकार, नहीं डाला इसमें। अब नेक्स्ट क्या था, अगर दो इक्विवेलेंट फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हुआ, 90, एंगल कितना हुआ 90। रिजल्टेंट हमेशा कहाँ मिलता है, सेंटर में। इसका मतलब रिजल्टेंट का जो एंगल होगा किसी भी फोर्स से, इस पे या इससे, जो मर्जी बोलो, वो कितना होगा, 45 डिग्री। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला याद रखना, √2, क्या फॉर्मूला लगेगा, √2f। दिख रहा है वैसे सबको, हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है, उम्मीद है ज़्यादा ब्लर नहीं हो रही होगी, या मुझे लग रहा है नहीं हो रही होगी। अब देखो नेक्स्ट कहता, अगर इक्विवेलेंट फोर्सेस, सेम मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, ये सारी ट्रिक्स इक्विवेलेंट के लिए हैं, सेकंड के बाद।
कहता अगर इक्विवेलेंट फोर्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60। अब ये नहीं बोलते ना सीधा बना दिया, बहुत जल्दी में बना दिया, तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट का मिल रहा होगा 30 पे, तो रिजल्टेंट फोर्स सीधा फॉर्मूला √3F। अब ये बोलेगा ये 50 है, ये 50 न्यूटन है, दोनों बीच में एंगल 60 है, तो क्या आ जाएगा √3 × 50, √3 रूट निकालना भी सीखो, ठीक है। फोर्थ कहता अगर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल ऑफ 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, तो रिजल्टेंट का कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, हाफ में मिलता है। ये फॉर्मूला 2 + √2 का होल 1/2, 1/2 क्या होता है इट्स सेल्फ रूट, ठीक है ना। समझो 3 न्यूमेरिकल निकाल लिए हमने ट्रिक से, 50 न्यूटन 50 न्यूटन के बीच में एंगल 90, तो ये आंसर, अगर एंगल 60 तो ये आंसर, अगर एंगल 45 तो ये आंसर। 3 ये और 3 कैसे कि नेट रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट फोर्स के किसी भी बीच में 45 डिग्री एंगल था अभी, तो इधर से देखो या इधर से देखो, बात एक ही है। 6 न्यूमेरिकल तो ट्रिक से निकल गया हमारे, ठीक है। पर ये सारे इक्विवेलेंट फोर्सेस के लिए, जो नॉन इक्विवेलेंट होंगे उन पे भी आएंगे, उनकी भी ट्रिक निकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, अगर इक्विवेलेंट फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, रिजल्टेंट का मिलता है जी, सेंटर का मिलता है जी, ठीक है ना, और उसका एंगल कितना बनेगा रिजल्टेंट का किसी भी फोर्स से 60 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब नेट रिजल्टेंट क्या आएगा फोर्स इटसेल्फ। कहता है अगर 50 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, इसके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो आंसर कितना है 50 न्यूटन, ठीक है ना। अब बोलेगा फोर्स एक्ट कर रही है जी इस पर्टिकुलर के कहते हैं बॉडी पे दो साइड से, और दोनों साइड से बराबर है, और कहीं ना कहीं वो फोर्सेस का जो इंक्लिनेशन एंगल था वो इतना था जी, बताओ नेट रिजल्टेंट कितना है जितनी फोर्स लग रही है। Am I clear? ठीक है। अब इनको मैं ये भी बताता तो चलता, अगर सेम फोर्सेस एक ही क्या कहते हैं एक्सिस पे लग रही है और एक ही डायरेक्शन पे, तो नेट फोर्स क्या आएगी, दोनों का क्या हो जाता है सम। ये तो पता ही था, ठीक है। अगला भी पता है, अगर दो इक्विवेलेंट फोर्सेस ऑपोजिट एंगल पे हैं, ऑपोजिट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। दिस इज द ट्रिक, ठीक है कि नहीं। दो इक्विवेलेंट फोर्सेस में 90 डिग्री है, तो ये 60 है, तो ये अब जो मर्जी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, बनाओ इस पे 60 न्यूटन बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो नेट फोर्स क्या आएगी √3 इनटू क्या कहते हैं 60, ठीक है ना, तो √3 निकालना अभी सीखोगे। कोई डाउट? ठीक है बच्चे, अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं परसों से 10th क्लास भी स्टार्ट करने लगा, ठीक है। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो 11th की ही है, मैं सुबह बना चुका हूँ, बस अपलोड कर दूँगा, तो अपने कजन्स वगैरह को भी कहो, और मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, और घबराना भी नहीं है, टाइम है हमारे पास, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो रूट कैसे निकालना है, √3 तो हमें पता ही है कितना होता है 1.7, इतना ही होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ आपको कि जी √23 निकालो या √19 निकालो, फंसोगे नहीं फंसोगे? फंसेंगे जी, बिल्कुल फंसेंगे। चलो जी मैं बोलूँ √50 निकालो, यहाँ पे मेरी घर से कोशिश की √50, अब क्या करोगे फॉर्मूले में सारे रूट आ रहे हैं, तो √50 में ना फिर मैं ना वो शुरू हो जाऊंगा 50, यहाँ पे कोई नंबर लूंगा, मतलब ऐसा शुरू हो जाऊंगा कि जो बाद में आंसर आएगा फिर मैं उसकी तरफ देख के बोलूँगा ये सही है कि नहीं है, फिर पीछे कोनी मार के बोलूँगा बता यार उसका रूट क्या है। मोस्टली यही होता है, मेरे साथ भी होता है अपना टाइम। चलो अब टाइम चेंज करते हैं, जिसका आपने रूट निकालना है ना, आपने क्या करना है उसके आगे पीछे का जो आगे पीछे है ना बिल्कुल लीस्ट कॉर्नर में जो स्क्वायर रूट है ना उसको लिख देना है। अब 50 के आगे पीछे स्क्वायर रूट कौन सा है, किसका स्क्वायर रूट के बाहर आता है पता ना, जो रियल स्क्वायर रूट है, जैसे 49 है 7 का,
36 है 6 का, 25 है किसका 5 का, तो इसके आगे जो स्क्वायर रूट है उसको लिख दो, वो भी लीस्ट वाला है कि नहीं। जैसे इसके आगे पीछे एक आता है √49 और एक आता है 64, सबसे पास कौन सा जी 49, तो मैं सबसे पास वाला लूंगा, ले लिए फिर। मैंने बोला p की वैल्यू कितनी है जी 50, q की वैल्यू मैंने ले ली 49। अब एक फॉर्मूला सारे रूट नहीं कर देंगे, फॉर्मूला क्या है √q प्लस p माइनस q ट्वाइस √q। अब √q क्या है, √q q कितना लिया था 49, p कितना है 50, 49 2 √49, 49 का रूट बाहर 7 है कि नहीं, 50 में से 49 के 1 कितना आ गया 7, जैसे 7 प्लस 7 2 जा 14, 14 into 7, 7 टाइम्स का कितना होता है 70, 4 जा 28 तो 98, तो कितना आ जाएगा 99/14, यस और नो 99/14 आ गया कि नहीं। अब 99 को डिवाइड कर दो, आपने देखा 14 7 से कितना आया था 98, 1 कितना आ गया 1 आ गया, पॉइंट दिया 0 आ गया, 0 दिया 0 आ गया, फिर कितना आ गया 7.0। आप कैलकुलेटर में करके देखिए, ठीक है ना, मोस्टली क्या होगा 7.10 हो जाएगा, ये 7.11 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिल्कुल सही होती है, ठीक है ना। कई मैंने मल्टीप्लिकेशन जल्दी में तो नहीं कर दी, 7 2 14, ये कितना आया था 7 हमने, हाँ दैट्स इट, निकल गया ना रूट, कितनी जल्दी निकला ना, हंसते खेलते निकल गया, ऐसे परेशान हो जाते हो, ठीक है। निकालो अब दो हाँ अपने आप को कोई भी नंबर, ठीक है, और निकालो। अब मैं दे रहा हूँ अपने आप को, मैंने बोला 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है जी 90 डिग्री, तो मुझे बताओ नेट रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, ठीक है। मेरे को याद आया कि दोनों के बीच में एंगल 90 है, 90 पे मेरे को स्ट्रेक है √2 कितनी है, √2 कितना होता है 1.414 और फोर्स कितनी होती है 50, बस अच्छा आ गया आंसर। आपको क्या करना है बस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, है कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चंस है और ट्रिक से निकल गए, दैट्स इट। कोई चीज ट्रिक से निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था जिन चीज़ों को 1 मिनट लगता है 30 सेकंड लगता है, मैं भी 4 मिनट लगाऊँ, क्यों बहादुर बनूँ कि नहीं जी मैंने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन से निकाला है, देखो फिर इजी आता तो इजी करो, क्या टेंशन है। यहाँ तक क्या, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या था, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मैंने सिखाया था उसे, डिकोड किया था मैंने इक्विलेटरल को। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है डिस्टेंस, जिनके डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है, ए बी सी। क्या था, तीनों में मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव उनके वर्टिसेस पे, पॉजिटिव कॉर्नर्स पे मैंने +2 चार्ज को क्या कर दिया। क्या बताओ, कहता जब मैं एक और चार्ज को इसके सेंटर पे रखूंगा, वो चार्ज कितना है +2, मैंने इसके सेंट्रॉइड पे एक और चार्ज रख दिया +2, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पे नेट फोर्स कितनी होगी। सुपोजिशन प्रिंसिपल आ गया ना, 2 से ज्यादा चार्जेस के बीच में, ठीक है ना। उससे बोला ये 3 कॉर्नर्स पे मैंने रख दिए, ठीक है ना, इन सब के बीच में डिस्टेंस कितना है LLL, ठीक है, बीच में मैंने एक +2 चार्ज रख दिया। बताओ ये जो कॉर्नर में है ये बेचारे पे कितनी फोर्स लगाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन पे लगाएगा, या कि फोर्स जो क्या कहते हैं ए, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव है इस डायरेक्शन पे एफ बी, और ये लगाएगा इस डायरेक्शन पे एफ, आ गया ना। अगर मैं सेंटर में देखूं कि इन तीनों चार्जेस की वजह से फोर्सेस क्या लग रही है, तो मेरा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। मैं इसको दोनों तरीके से करूंगा, एक ट्रिक जो आप ऑब्जेक्टिव एज ए ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं अगर इम्प्लीमेंट हो गया या मल्टीपल चॉइस में आ गया तो कैसे निकालना, और एक हो गया कि हमारा अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आना, सीधी ऐसी बात तो सीधा भी करेंगे चलेगा।
थोड़ा जेके बोर्ड का टेंशन हो जाता है, हमें 3-4 लाइनें लिखनी पड़ती है, 3-4 लाइनें नहीं लिखो वो कहते हैं पता चीटिंग मार के आंसर लिखे वो, तब जेके बोर्ड में तो क्या करना। पहले मैं ट्रिक की बात करता हूँ। अब देखो ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, या ठीक है, या ये कौन सी फोर्स है, एफ, ठीक है। एफ बी की वजह से कौन सी फोर्स है, डायगोनली किस तरफ जा रही है, इस तरफ, या आगे क्या नहीं आगे, ठीक है। वैसे एफ सी डायगोनली जा रही है, इस साइड जा रही है, डायग्राम देख के कुछ लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने 11th में क्लास में ऐसी पढ़ाई है ट्रिक्स से। चलो हमने पढ़ा वेक्टर में कि जब भी हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं तो वो दोनों सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब एक की टेल दूसरे के हेड के साथ कनेक्टेड हो और उनकी एडिशन एक तीसरा वेक्टर देगा जिसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट इनके ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। The resultant should be in opposite order to find the addition of two vectors. अगर दो वेक्टर्स के बीच की एडिशन निकालनी है, तीसरा रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट ऑर्डर से, ठीक है ना, ऑपोजिट ऑर्डर। यहाँ पे देखो ये एरो इधर फिर कनेक्टेड, ये एरो इधर फिर कनेक्टेड, ये एरो इधर, ये रेगुलर बन गई, ये साइक्लिक प्रोसेस बन गया। हमारा क्या बन गया, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब है जिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप स्टार्ट हुए उसी पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे आके वापस आ गए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था जी, इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये साइक्लिक प्रोसेस बना रहा है, रेगुलर साइक्लिक प्रोसेस, रुके ना कहीं पे भी। तो आंसर तो यहीं से पता लग गया कि नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। आगे कि नहीं आगे, आगे ना कि नहीं। तो बाकी ये थी ट्रिक की बात। अगर हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, नेट फोर्स कैसे निकालना है, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। हाँ, फोर्स ए वाला चार्ज कितने लगा रहा था, प्लस फोर्स बी वाला कितना लगा रहा था, प्लस फोर्स सी वाला कितना लगा रहा था, ए वाला कितना लगा रहा था, बताओ जी। अब मैं इसको 1/4 पे एप्सिलॉन भागा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, के लिखता हूँ सीधा। के चार्ज कितना है, क्यू इनटू क्यू, ठीक है। दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, बोलो ए, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट कितना है, ओ, तो ये आ जाएगा ए ओ का स्क्वायर, ए ओ यूनिट है। डायरेक्शन ये है ना, ए नॉट पे लगा रहा है, या नॉट बोलो या ओरिजिन बोलो, ठीक है ना। वैसे दूसरा ये क्यू क्यू, ये कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट यूनिट है। अब इसका है यार सुपरपोजिशन यूज करना, शाबाश। ये गया सेम क्यू क्यू अपॉन क्या आएगा, सी नॉट का स्क्वायर, सी नॉट, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, सेंट्रॉइड पे रखा है, किसके, इक्विलेटरल एंगल के। इसका मतलब जो सेंट्रॉइड के डिस्टेंसेस है वो भी तो बराबर होते हैं कि नहीं होते। कहने का मतलब है जितना ए ओ है उतना ही बी ओ है, उतना ही क्या है, सी ओ है। मतलब मैं यहाँ पे ए ओ लिखूं, यहाँ पे भी ए ओ लिखूं तो चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ जी चलेगा, चलेगा पक्का ना। अब मैं इधर ही ठीक कर रहा हूँ, पक्का चलेगा ना, ठीक है ना, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा। बी और लिखना होगा तो बी ओ लिख देना। अब नेक्स्ट, अब क्या आ जाएगा, के कॉमन बाहर, ए ओ का स्क्वायर कॉमन बाहर, क्यू क्यू कॉमन बाहर, अंदर क्या बचेगा, ए नॉट यूनिट कैप, बी नॉट यूनिट कैप, सी नॉट यूनिट कैप। ये तो डायरेक्शन थी, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, सबकी डायरेक्शन अलग है। मैं इसको थोड़ा लिख सकता हूँ ए ओ, इसको थोड़ी लिख सकता है ए ओ, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, डिस्टेंस बराबर था, है कि नहीं। अब देखो वेक्टर सम किसका, साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है ना, याद है ना। ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस। तो ए ओ यूनिट कैप प्लस बी ओ यूनिट कैप प्लस सी ओ यूनिट कैप, इनकी एडिशन कितनी आ जाएगी, जीरो। क्या आ जाएगी, जीरो। आएगी कि नहीं आएगी, तो नेट फोर्स कितनी आ गई, डायग्राम से पता लग गया, ये करने का तरीका। कोई डाउट, ठीक है, क्लियर है। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल भी था, तो इसमें
इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, थोड़ी सी बुक से हेल्प लेंगे कि क्वेश्चन भूल के रहे। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं और हमने सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल के ना कॉर्नर में रख दिए हैं। कर लेंगे क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड ना अलग है। ठीक है, उसने बोला नीचे बनाते हैं, मुझे एडिशन करनी पड़ेगी जैसे ए बी सी। उसने बोला 3 चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी हैविंग ईच साइड 5 सेंटीमीटर। सबकी कितना डिस्टेंस है? 5। तो रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, इसका मतलब पहला चार्ज ए पे होगा, दूसरा बी पे होगा और तीसरा सी पे होगा। तीसरा कितना? -10। ठीक है, कहता डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। कहता जो ए पे चार्ज रखा है आपने उस पर नेट फोर्स निकालें किसकी वजह से? इन दोनों चार्जेस की वजह से। 6 प्लस ये भी कौन सा है? प्लस ये रिपेल करेगा। मैंने अज्यूम कर लिया जो प्लस 10 लगाएगा उसकी फोर्स F बनेगा। अब 10 और ये क्या है? 5। ये -10 है और ये 5 अट्रैक्ट करेंगे। अब कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? मैग्नीट्यूड देखिए, -10 बड़ा है 5 से, तो डायरेक्शन। अब F1 ये F2 ये, तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट फोर्स की तरह आएगी जी, सेंटर में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, वेरी गुड। ठीक है ना, आएगी। अब देखो ये और ये एक ही क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन है। इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? हाँ शाबाश, तो कितना है? 180। तो इसको यहाँ लगाऊंगा प्लस 180 है ना कि नहीं है? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अपना खुद क्या होगा? 60। हर एक एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना होता है? 60। अब ये 180 में से 60 गया, इसका मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? 120। और 120 का आधा रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट कितने में बनना है? समझ आई कि नहीं? ये एक ही रेफरेंस लाइन है तो 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना? 60। 180 में से 60 के, तो दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना? 120। ठीक है, और रिजल्टेंट का मिलता है आधे में, तो रिजल्टेंट का किसी भी फोर्स के साथ कितना आ जाएगा? ठीक है यार, क्वेश्चन ना यहीं पे खत्म हो जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ट्रिक लगाओ। देखो ये 10 है, ये भी 10 है, छोड़ो इसको प्लस है, छोड़ो इसको माइनस है, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है ना, है तो बराबर है कि नहीं? इक्विवेलेंट है कि नहीं है? साइन से क्या होता है जी? 10 और 5 के बीच की फोर्स, 10 और 5 के बीच में फोर्स कि नहीं? इक्विवेलेंट फोर्स होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? इसको होता है F1 F2 इक्विवेलेंट होने वाली है, आगे जाके देख लेते हैं। और बीच में एंगल कितना आ गया? 120। तो आंसर क्या आना चाहिए? F मींस जो इनकी वैल्यू आएगी। वैसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ताकि दोनों तरीके से हो। ठीक है ना, निकालो। हम निकालते पहले F1। चलो जी F1 निकालो। K मैं वैल्यू डालता हूँ। K प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये कितना है? 10 × 10⁻⁻6। ये कितना है? 5 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस स्प्रेडशीट बंद हो गई थी। क्या निकाल रहे थे? क्वेश्चन था ये चलो जी ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया ना। अब मुझे इसकी वैल्यू याद है, ये आती थी 180 मीटर। ठीक है, और डायरेक्शन लिखनी है तो लॉन्ग आ जाएगा BA प्रोड्यूस्ड। सुनो, ठीक है, दो टाइम टेस्ट करूंगा सेकंड क्वेश्चन में। अब आ गया F2।
अगेन टाइमर 5, छोड़ो नेगेटिव को, बाकी सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है ना, तो ये भी कितना हो गया 180 अलोंग क्या आ जाएगा AC, A से C की तरफ। अब देखो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं है, इक्विवेलेंट फोर्स, बीच में एंगल कितना 120, तो आंसर 180 न्यूटन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी निकाल के देख लेते हैं। अब नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, दो फोर्सेस के बीच में कैसे निकालते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 2 F1 F2 cos थीटा, डाल ये क्या आएगा 180 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 180 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 180 का स्क्वायर cos थीटा, थीटा क्या होता था, दो फोर्सेस के बीच का एंगल, दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 120, तो क्या आ जाएगा cos 120, ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये क्या आ जाएगा, देखो 180 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया सब में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख के लग रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ले लो ये 180 का स्क्वायर में इसको 2 180 का स्क्वायर यहाँ पे आप 2 180 का स्क्वायर, और ये मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए -1 पर निकालना आता होगा, क्वाड्रेंट देख लो, cos क्वाड्रेंट चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो 180 -60 कर दो तो आ जाएगा cos 180 -60 क्या होता है, थीटा क्या होता है -1। अब 180 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर, 180 का स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा 180, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 + 2 × -1/2, ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा 180 √2 - 1, तो कितना आएगा 180, खत्म। आया कि नहीं आया, सेम आया, ट्रिक की थी ना हमने स्टार्टिंग में, आंसर तो यहीं का निकल गया था, इतना काम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, पर फिर भी करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में करेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे, CBSE वाले यहीं पे निकाल सकते हैं कि दो इक्विवेलेंट फोर्स हैं, दोनों बीच में एंगल 120 है, ठीक है ना, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो नहीं बोली निकालने के लिए, वैसे इसकी डायरेक्शन बोली नहीं है, पर अगर बोलेंगे तो आप निकाल दोगे ना डायरेक्शन, ठीक है ना। F2 sin थीटा अपॉन क्या आएगा, क्या कहते हैं F1 + F2 cos थीटा, इजी सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आपको डायग्राम चेंज करते 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 बोर कर देगा अब हमें। अब ट्रायंगल में इसने रखे थे चार्जेस, आप बोल रहे स्क्वायर में रखे हैं, अब वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, सब में बराबर का चार्ज है जी, 16 माइक्रोकूलम, ये दिस इज A, दिस इज B, दिस C, दिस D, इधर भी 16 माइक्रोकूलम, इधर 16 माइक्रोकूलम, इधर भी 16 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी 16 माइक्रोकूलम, ठीक है, और सबके बीच में डिस्टेंस उसने दिया 1 मीटर, दिया 0.2 मैं 1 पे लिख रहा हूँ, ऐसे ही जल्दी कैलकुलेशन करेंगे ना, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथ अगर ज़्यादा होगी ना तो बहुत टाइम लगता है ऊपर लोडिंग करने में, तो कुछ ही चल रहा है, वो भी भगवान की दया से चल रहा है। सोचो लॉकडाउन हो जाता और इंटरनेट स्टार्ट नहीं होता जम्मू में, पता नहीं क्या कर चुके होते हैं, यहाँ तक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, कहता है इन चारों में से एक सिलेक्ट करो, ठीक है, उसमें से देखो कि बाकी तीन उस पे कितनी लगा रहे हो, किस पे लगाए, डी पे लगाए, डी पे 16 प्लस प्लस ये फेल करेगा, ये आ गया 1 की फोर्स, ये आ जाएगी F2 की फोर्स, और F3 की फोर्स आ जाएगी, आ गया ना, तो निकालो करके, पहले निकाल लेते हैं हम तीनों फोर्सेस, ठीक है ना, पहले निकालो F1 कितनी लगेगी, K प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 16 × 10⁻⁻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 ⁻
चलेगा ना? तो कौन क्या आएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कितना होता है? 9 × 10⁻9। 16 का स्क्वायर 256। 256 यही तो होता है ना? कर दो एक बारी, गिनो कर दो। 6 × 36 9 6 1 9 6 15। ठीक है, ठीक बोला, ठीक बोला। गेनिंग कॉन्फिडेंस नहीं है पर
ऑनलाइन क्लासेस है ना, थोड़ा गलत हो जाएगा तो वो तो नॉर्मली हो ही जाता है। शुरू हो जाएगा ये इसको नहीं आता पढ़ाना। 256 into 9, 9 6 are 54, 9 4 से 36, 4 बाई 1 4 5 45 विशेषण को अनुसार यहाँ ठीक है, ये हमारी होगी एप्पल फोर्स। ठीक है, देख लेना कि मैंने कैलकुलेशन जल्दी में तो नहीं की। ठीक है, अब वैसे ही मैं क्या निकालूंगा, पहले F3 निकाल लेता हूँ। सेम आएगा ना, दोनों चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस बनेगा। अब देख लो दोनों इक्विवेलेंट है कि F1 F3 एंगल कितना है 90। जब 90 होता तो क्या निकालते थे √2f। आ गया नेट रिजल्टेंट, कितना आ गया √2f। ठीक है ना, अब देखो ये आ गया ना, अब F2 निकालना पड़ेगा। F2 के लिए एक पंगा है, F2 डायगोनल डिस्टेंस की वजह से लगा रहा उसको, तो डायगोनल तो दी ही नहीं थी। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या नहीं पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालोगे, ये इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है कि नहीं। तो F2 कितना आ जाएगा सेम के 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और फॉर्मूले का स्क्वायर, ये कैंसिल। ये आ जाएगा के 256 × 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है ना, अपॉन क्या आ जाएगा 2, मतलब ऊपर वाली रेशियो वही आएगी, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, 1024 को डिवाइड करो 2 से, क्या नहीं, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 7 जा 527। ठीक है, अब देखो F1 F2 का ना हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे और वो रिजल्टेंट किसकी आ जाएगा, F2 के एक्सिस में आ जाएगा ना, और F2 और F नेट क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर देंगे, खत्म हो गई बात यार। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट लेंगे F1 F, द रिजल्टेंट ऑफ, हमें थोड़ा सा जल्दी लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, जब समझ आ गया तो फिर इतने आसान क्यों करना, F1 और F3 दोनों में एंगल 90 कैसे निकालते हैं, √2f √2 1.114 है कि नहीं, f कितना है 1054 इनटू क्या 10⁻³ देख लो कितना आ रहा है। ठीक है ना, जितना आएगा उसको क्या कर देना आपने, F2 के साथ क्या कर देना ऐड, वो आपको क्या आ जाएगा नेट फोर्स आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अब क्या होगी सेम। ठीक है, मुझे लगता है इसके आगे निकाल के तो फायदा है, तो समझ आ गया तो टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना, क्लियर है सभी को। ठीक है ना, पता लग गया था ना, ये दोनों बराबर है, दोनों एंगल का 90 है, 90 में क्या आता है √2f किया था ना मैंने, तो √2f में ये आया, इसको F2 के साथ ऐड कर दो, वो आ जाएगा आपका क्या, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट D ड्यू टू द चार्जेस प्लेस्ड एट A, B एंड C। ये था हमारा क्या कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो टफ सिचुएशन आ गई है ना, अब इसको ना रिलीजियसली डिवाइड नहीं करना। मैं देख रहा हूँ बहुत डिवीजन होता है, मैं भी 2-3 दिन पहले सामान लेने गया और बड़े सारे लोग बात कर रहे हैं जी हॉकर्स को अलाउ नहीं करना स्कूल्स में। मैं समझ गया सब डरे हुए हैं, बट एट द अदर पॉइंट ऐसा है कि नहीं यार, वो अगर बाई चांस वो गरीब हमारे धर्म का निकला तो अबे गरीब तो गरीब है, उसका धर्म क्या है, मेरी बॉडी का रिलीजन है, मेरी सोल का रिलीजन नहीं है, उसका क्या करोगे जी कि नहीं। मतलब ये पूरा यूनिवर्स हमसे बना है जी, हम इस यूनिवर्स के एक सेल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और हम सारे सेल मिलके ये पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। आप खुद सोचो, अब RBC सेल है, रेड ब्लड सेल, अब एक रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है,
एक आरबीसी सेल दूसरे आरबीसी सेल को कह दे कि तू मेरी जात का नहीं, तू मेरी बात का नहीं, तुम यहाँ से चले जा। ऐसे सारे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर शुरू हो जाए करने, हमारी बॉडी विद इन द फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी, कोलैप्स, वी डाई कि नहीं। वैसे ही हम सारे एक सेल हैं, वी आर जस्ट अ ब्लडी सेल। मैं एक सेल हूँ, आप दूसरा सेल है, वो तीसरा, वो चौथा है। हम सारे आपस में बन के एक यूनिवर्स की पूरी बॉडी बना रहे हैं। चलो यूनिवर्स को छोड़ो, एक अर्थ की पूरी बॉडी बना रहे हैं कि नहीं। चलो छोड़ो कंट्री को, छोड़ो स्टेट को, छोड़ो, एक कॉलोनी को बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको अपनी कॉलोनी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, फिर ऐसा नहीं कीजिए। मतलब दिस इज द टाइम टू टेक ऑल ह्यूमन रेस एज वन, ठीक है। अभी सबको प्यार की ज़रूरत है और सबको साथ मिल के रहना चाहिए, ठीक है। लिमिट्स में रहो, बट क्रिटिसाइज नहीं करो यार दूसरे को, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा, कुछ नहीं है। आप खुद सोचो, आप बाई चांस यहाँ नहीं कैलिफोर्निया में होते या वेस्ट इंडीज़ में पैदा होते, तब आपका धर्म क्या होता जी, ठीक है ना। तब तो आपको फील्ड एरिया बहुत अलग मिल जाता है, तब क्या बात करते हैं, कौन सही कौन गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिवाइड नहीं करो, ठीक है ना। बीच में लिख लेता हूँ, तो मैंने एक चीज़ लिखी हुई कि वो कहते हैं हम उन जैसे नहीं और वो हम जैसे नहीं, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि ना हम उन जैसे ना वो हमारे जैसे, भी हम बड़े अलग हैं। वो कहते हैं हम उन जैसे नहीं और वो हम जैसे नहीं, पर इस बात की पुष्टि करेगा कौन कि हम और वो एक जैसे नहीं। कौन बताएगा जी कि हम दोनों सेम नहीं हैं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो हमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है। डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं वो हम अपनी सोसाइटी की वजह से, जो हमने चूज़ की है, जो हमारे दिमाग में नफरत डाल रही है। तो दिस इज़ अ लाइफ टू लव ईच अदर। आप खुद डिसाइड करो आप कौन से गार्डन में जाओगे, जहाँ फूल मुरझाए हुए हैं या जहाँ फूल खिले हुए हैं। तो मैं तो उधर ही जाऊँगा ना जहाँ फूल खिले हैं, क्योंकि खुशबू आती है जी, ठीक है ना। मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है जी, मेरे अंदर बहुत प्यार आता है जी। दिस इज द टाइम टू टेक ऑल ह्यूमन रेस एज वन। सो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।